हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का पीएचपी की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पीएचपी के कुछ बिल्ट इन फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीखना एज अ पीएचपी डेवलपर। अभी तो हमने पीएचपी के कोर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन आपको पता है कि हम पीएचपी क्यों पढ़ रहे हैं। हम बैकएंड के लिए पढ़ रहे हैं, हम वेबसाइट्स का बैकएंड बनाने के लिए। अब पीएचपी का भी काम यही होता है कि वो डायनामिकली एचटीएमएल क्रिएट करती है, फिर वो ब्राउज़र हमें रेंडर करके वेबसाइट के फॉर्म में दिखाता है। तो जब हम एचटीएमएल फॉर्म वगैरह ये बनाते हैं, वहाँ से डेटा वगैरह एक्सेस करते हैं, तो बहुत सारे बग क्रिएट होते हैं, या फिर डेटाबेस से जब डेटा लेते हैं ना, बहुत सारे बग क्रिएट होते हैं उसमें। ठीक है, तो उनको डीबग करने के लिए या फिर कुछ और यूज़ केस हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको जो है ना सही तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ भी पीएचपी बिल्ट इन फंक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम सब के सब नहीं पढ़ सकते। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, जिसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो है सेट टाइप। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? सेट टाइप का है। ये क्या करता है? सेट द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का टाइप सेट करता है। जिस तरह से आप टाइप कास्ट करते हो ना, कि आप ज़बरदस्ती किसी वेरिएबल का टाइप चेंज करवाते हो। अगर वेरिएबल कोई स्ट्रिंग है, उसके अंदर डेटा जो है ना स्ट्रिंग की है, आप चाहते हो नहीं कि भाई उसको इंटीजर करवा दूँ, तो इस तरह से टाइप कास्ट करने के लिए ही ये हमारे पास एक फंक्शन है सेट टाइप। इसको कैसे यूज़ करते हैं ये हम देखते हैं, और ये क्या रिटर्न करता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 18। आई थिंक कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत कम लेक्चर करें हमने, 2 महीने हो गए। ठीक है, और इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, ऐसा ही है, नाम कुछ अच्छे तरीके से लिखना है ताकि याद भी आ जाए, फंक्शंस डॉट पीएचपी। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। हम इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पीएचपी का टैग लिखेंगे, आपको पता है ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे मैं इको लिख के हेलो वर्ल्ड लिखूँगा। ठीक है, चलो जी, अब इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। आपको पता है जब हम पीएचपी का कोड लिखते हैं तो उसको चलाने के लिए हमें जैम्प के अंदर अपाचे खोलना पड़ता है, जो कि मैंने अभी नहीं खोला है, तो मैं आपके सामने ही खोल रहा हूँ। स्टार्ट करो और आप इसको पहले एग्ज़िट कर दो, वो पीछे चलता रहेगा। ठीक है, तो हम आएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लोकल होस्ट। अब ये लोकल होस्ट भी सही से लिखना पड़ता है, लोकल होस्ट। ठीक है, ये लिखो भाई, आ गया। ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपका आ जाना चाहिए और इस पर क्लिक करो, ये हमारा फ़ोल्डर है। अभी जो हमने फ़ोल्डर बनाया है वो लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, अच्छा जी, बिल्ट इन फंक्शन ये हमारी फ़ाइल थी, और अब इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको वो कोड दिखा रहा हूँ जो हमें वहाँ पे मिला है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है x, और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के अंदर 100 स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो टाइप बनेगा वो क्या बनेगा? x का जो टाइप बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रिंग बनेगा। अच्छा, मैं काम करता हूँ ना, मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ, गेट टाइप। इससे पहले हम टाइप देख लेंगे, फिर जब हम चेंज करेंगे तब उसको देखेंगे। सेट टाइप चेंज करता है। ठीक है, अच्छा, गेट टाइप से क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि भाई अभी जो वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा है उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इको, ठीक है, गेट टाइप करके इस तरह से एक्स को इसके अंदर पास कर दूं और उसके बाद में देखूं तो मुझे ये क्या रिटर्न करेगा। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्स के अंदर जो डेटा है वो क्या है? स्ट्रिंग है। सेम तरह से अगर मैं दोबारा इसी एक्स के अंदर ओवरराइट करवा के 100 स्टोर करवाऊँ, तो अब जो एक्स के अंदर है वो 100 है, लेकिन अब जो है ना स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। तो मतलब ये क्या होगा? ये क्या होगा? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ऐसा ही है। और अगर मैं अब x के अंदर डेटा को ओवरराइट करवा के 3.24 अगर मैं स्टोर करवाऊँ, तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए? अब मुझे डबल मिल रहा है।
ठीक है। सी और सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी होगी तो देन आपको ये फ्लोट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये डबल देता है। क्या देता है? डबल देता है। अच्छा, अगर आप x बनाओ, x का वेरिएबल के अंदर अगर आप ट्रू स्टोर करवा दो, क्या करवा दो? ट्रू स्टोर करवा दो। आपको पता है ट्रू बुलियन वैल्यू होती है, और अगर आप इसका टाइप चेक करोगे गेट टाइप के थ्रू, देन आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है बुलियन। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि गेट टाइप का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो हमें रिटर्न करता है कि किसी भी वेरिएबल का जो टाइप है वो कौन सा है, वेदर इट इज़ स्ट्रिंग, वेदर इट इज़ इंटीजर, बुलियन, डबल, कौन सा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ सेम तरह से, अब अगर मैं चाहूँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ x, जिसके अंदर मैं अगेन 100 को स्टोर करवा रहा हूँ, और अभी मैं अगर इको करवा के, अभी आपके सामने देखा है कि अगर मैं इसको गेट टाइप करवा रहा था तो ये मुझे क्या दे रहा था? ये मुझे बता रहा था कि x का जो टाइप है वो कौन सा है, वो स्ट्रिंग है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डेटा यही रहे, लेकिन इसका मैं टाइप इंटीजर कर दूँ। क्या कर दूँ? इंटीजर कर दूँ। देखो, अब मैं इंटीजर कैसे कर सकता हूँ? इंटीजर कर सकता हूँ सेट टाइप। ठीक है। अब सेट टाइप के अंदर मुझे दो वेरिएबल देने पड़ते हैं। एक तो वो वेरिएबल देना पड़ता है जिसका मैं टाइप चेंज करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम देंगे x, उसके बाद मैं दूंगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आप इसका टाइप क्या रखना चाहते हो? स्ट्रिंग रखना चाहते हो, इंटीजर रखना चाहते हो, बुलियन रखना चाहते हो, डबल रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो? स्ट्रिंग तो ये ऑलरेडी है, मैं इंटीजर रखना चाहता हूँ तो डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे इंट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? इंट लिख दूंगा। आई थिंक सो कि इंट लिखने से हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है। और अब अगर मैं जो है ना इसका टाइप चेक करूँ, इसका एक्स का अगर मैं अब टाइप चेक करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड, ये वंशन कहाँ आ रहा है? अच्छा, ये, चलो जी, अब इसको रिफ्रेश करो। देखो, पहले तो ये दिखा रहा था जो भी, लेकिन मैं यहाँ पे br दे देता हूँ। सबसे पहले क्या देता हूँ? br, ताकि नीचे आ जाए। पहले ये स्ट्रिंग दिखा रहा था। स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा था? क्योंकि x के अंदर पहले डबल कोटेशन में 100 था, और जो वैल्यू डबल कोटेशन में होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो जब हमने इसका डेटा टाइप चेक करा था तो ये हमें बता रहा था कि ये स्ट्रिंग है। यहाँ तक तो उसने स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया, लेकिन हमने क्या करा, इसके नीचे इसका जो है ना टाइप हमने सेट कर दिया इंटीजर। क्या सेट कर दिया? इंटीजर सेट कर दिया। तो अब जो वेरिएबल के डेटा टाइप हो गया वो क्या हो गया? इंटीजर हो गया। तो इंटीजर होने के बाद हमने चेक करा तो ये हमें इंटीजर ही दिखा रहा है। देखो, पहले वो स्ट्रिंग दिखा रहा था, अब इंटीजर दिखा रहा। अगर सेम तरह से अगर मैं इसको क्या करता, डबल कर लेता, तो मुझे ये क्या दिखाना था? अब ये मुझे डबल दिखाता। क्या दिखाता? डबल दिखाता। क्या यहाँ पे टाइप चेंज करने से वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये हम देखते हैं। देखो, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इंटीजर ही रहने देता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इससे होगा क्या और ये करते क्यों हैं। ठीक है। देखो, अभी x के अंदर क्या है? 100 है। क्या है? 100 है। अगर मैं क्या करूं, इको के अंदर x प्लस x करवाऊं, क्या करवाऊं? x प्लस x करवाऊं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 200 हो रहा है। क्या हो रहा है? 200 हो रहा है। अब देखो, बेसिकली टाइप तो इसका क्या है? स्ट्रिंग है, लेकिन जब हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो बैकएंड पे क्या कर रहा है? इसका जो टाइप है वो इंटीजर में कन्वर्ट करके इन दोनों को ऐड करवा रहा है। क्या करवा रहा है? ऐड करवा रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? तो ये ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। लेकिन देखो, अगर हम अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करें तो हमें ये लगता है कि स्ट्रिंग तो आपस में कनकेटिनेट होते हैं ना, तो ये ऐड कैसे हो रहे हैं? इस तरह की कन्फ्लिक्शन पैदा होती है। देन जो है ना, अगर हमारे पास डेटाबेस में से या फिर यूज़र के इनपुट में से अगर इस तरह की वैल्यू आ रही है जो कि स्ट्रिंग में है, तो हम उसे पहले क्या कर लेते हैं? उसका टाइप चेंज कर लेते हैं, उसे हम इंटीजर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऐड करवाते हैं, ताकि अगर वो एडिशन हो रही है तो फिर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन का कॉन्सेप्ट ना रहे। ठीक है। तो आप इस तरह से गेट टाइप भी कर सकते हो और सेट टाइप भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, गेट टाइप से क्या होता है? हमें पता लगता है कि वेरिएबल का टाइप कौन सा है, और सेट टाइप से क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक वेरिएबल बनाऊँ y, और इसके अंदर मैं अभी वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ 3.14। क्या करवा रहा हूँ? 3.14। और अगर मैं इसका गेट टाइप करूँ, ठीक है, अभी मैं अगर इसका गेट टाइप करूँ तो आपको पता है कि ये क्या मिलने वाला है? अभी मुझे मिलने वाला है डबल। क्यों?
क्योंकि y के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू है, डेसिमल वाली वैल्यू है, और यहाँ पे PHP में डेसिमल वाली वैल्यू कैसे मिलती है, यहाँ पे PHP में डेसिमल वाली वैल्यू कैसे मिलती है, डबल में मिलती है। देन आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, डबल मिलना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर बन जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट टाइप करूँगा, और सेट टाइप के अंदर पहले मैं वेरिएबल पास करूँगा y, और उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, डबल को इंटीजर में करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंटीजर लिख दूँगा, बस ये इंटीजर में हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इको करवा के इसका गेट टाइप करूँगा, या फिर मैं इसी लाइन को नीचे लेके आता हूँ, आप अगर कर्सर यहाँ पे रखो, ठीक है ना, और अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो अल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, ये कॉपी हो जाता है। फिर अगर आप इसको नीचे लेके आना चाहते हो सेट टाइप के, तो अल्ट को प्रेस करके रखो, डाउन एरो को करोगे ना प्रेस, तो ये इसके नीचे आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब आपको यहाँ पे इसका टाइप क्या मिलने वाला है, देखो पहले आपको डबल मिल रहा था, अब आपको इंटीजर मिल रहा है। BR नहीं दिया है ना, दोनों साथ में आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। ये आपको इंटीजर बाद में मिल रहा है, ये सेट टाइप करने के बाद। लेकिन अगर मैं सेट टाइप नहीं करता तो आपको दोनों दफ़ा पे क्या मिलना था, डबल डबल मिलना था। क्लियर है, बात समझ में आई है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इस तरह से आप कोई भी टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हमने सेट टाइप समझ लिया, हमने गेट टाइप समझ लिया। इज सेट इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, आपको मतलब हर जगह पे ये दिखेगा PHP के अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये करता क्या है, डिटरमाइन इफ़ अ वेरिएबल इज़ सेट एंड इज़ नॉट नल। देखो ये हमें बताता है कि आप अगर किसी वेरिएबल को चेक करना चाह रहे हो कि वो वेरिएबल आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चेक करता है कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं, और दूसरा ये भी चेक करता है कि उसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं। देखो अगर वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता होगा देन ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर वेरिएबल एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं है तब भी फॉल्स ही रिटर्न करता है, ठीक है। चलो देखते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो इको करवा के और यहाँ पे इज सेट करूँ, किसको, सपोज करो मैं इस सेट करता हूँ x को, किसको करता हूँ, x को करता हूँ, और अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो मुझे ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये मुझे रिटर्न करने वाला है 1। क्या रिटर्न करने वाला है 1, क्यों, क्योंकि x एग्जिस्ट करता है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं, अब ये हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये फॉल्स दिखा रहा है, और PHP के अंदर ब्राउज़र पे फॉल्स के लिए कुछ नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, ये फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि ना तो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और ना ही इसके अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं x का वेरिएबल बनाता और उसके अंदर मैं सपोज करो लिख लेता 100, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेक करता तो आपको पता है ये हमें क्या दिखा रहा था, ये हमें 1 दिखा रहा था, मतलब ट्रू है, वेरिएबल भी एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर वैल्यू भी है। लेकिन अगर मैं सेम तरह से अगर मैं यहाँ पे ये करता, इसको नल दे देता, अब मुझे बताओ ये आपको क्या रिटर्न करता, ये अभी आपको कुछ भी नहीं रिटर्न करता। क्यों, क्योंकि वेरिएबल तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके अंदर है कुछ नहीं, नल है, बिल्कुल नल नहीं होना चाहिए इस सेट अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम HTML फॉर्म्स के थ्रू डेटा देते हैं ना, तो वो डेटा जो है किसी ना किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं, फिर उसको हम मैनिपुलेट करने से पहले चेक करते हैं कि आया उसके अंदर वैल्यू है भी या नहीं, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे वेरिएबल्स बना के चेक कर सकते हो कि उस वेरिएबल के अंदर डेटा है या नहीं, ठीक है। सपोज़ करो नेम, और यहाँ पे अगर मैं अली दे दूँ और उसके बाद अगर मैं इको करवाऊँ किसको, इस सेट के थ्रू, जिससे हमें पता लगे कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं। अभी तो हमें पता लग रहा है कि नेम का वेरिएबल भी बना हुआ है और इसके अंदर डेटा भी है, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करने वाला है, ये हमें 1 रिटर्न करने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता, नल रिटर्न कर देता है, इस तरह से नल स्टोर करवाता, तो अभी हमें पता है ये फॉल्स दिखाता। क्यों, क्योंकि नल के लिए ये फॉल्स ही दिखाएगा। अगर 0 स्टोर करवाएं तो 0 के लिए क्या दिखाएगा, 1 दिखा रहा है। क्यों, 0 डेटा तो है ना, 0 डेटा तो है ना, डेटा तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इज सेट का भी पता चल गया होगा, ठीक है। इज सेट का जो मोस्टली यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं लूप्स के अंदर और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई अगर मुझे ये देखना हो इफ़, ठीक है, इज सेट सपोज करो x, अगर x एग्जिस्ट करता है या इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, देन आप यहाँ पे बता देना यस x एग्जिस्ट, ठीक है, ये आपने दिखा देना है। और अगर ना हो तो फिर आप क्या दिखा देते हो, इको इट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता।
तो आपको पता है अभी हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इट डजंट एक्सिस्ट, क्योंकि एक्स हमने बनाया ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स बना लेता, ठीक है, और इसके अंदर अभी मैं नल स्टोर करवाता, तो क्या मुझे ये दिखाता ट्रू वाला? नहीं, अभी भी वही दिखा रहा है, क्योंकि नल के लिए तो ये फॉल्स ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 स्टोर करवाता, देन अब मुझे ये क्या करता, दिखाता कि यस एक्स एग्जिस्ट। क्लियर है? इसको हम आगे भी बहुत सारा देखने वाले हैं, जब हम HTML फॉर्म्स को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये है इज़ एरे, जो कि हमें बताता है कि कोई वेरिएबल है तो वो एरे है या नहीं। ठीक है, ये चेक करता है कि कोई वेरिएबल एरे है या नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे x लिखा और इसके अंदर मैंने 100 को स्टोर करवाया, ठीक है, और अगर मैं इको के अंदर चेक करूँ इज़ एरे, इस वेरिएबल को मैं पास कर दूंगा, तो ये मुझे बताएगा कि क्या ये x जो है वो एरे है या नहीं। ये मैंने कैपिटल X लिखा है, क्या लिखा है, कैपिटल X। ये मुझे चेक करके बताएगा कि वेरिएबल जो आपने बनाया है वो एरे है या नहीं। नहीं है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरे बना लेता, क्या कर लेता, एरे बना लेता इस तरह से, ये मैंने 2 वैल्यूज़ स्टोर करवा ली हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखता तो ये मुझे 1 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये एरे है। अगर आपको इसका नहीं पता है देन आप इसको इग्नोर करो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बस इतना बता दिया है कि ये चेक करता है कि आया कि वैल्यू एरे, कोई वेरिएबल एरे है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से इस बुलियन चेक करता है कि वो वैल्यू बुलियन है या नहीं। फ्लोट चेक करता है कि वो फ्लोट है या नहीं। फ्लोट और डबल सेम ही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इज़ इंट चेक करता है कि वो वैल्यू इंट है या नहीं। ठीक है, और ये इज़ नल चेक करता है कि वो वैल्यू नल है या नहीं। सारे चेक करते हैं एक ही साथ। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 100। ठीक है, क्या है, x इज़ इक्वल टू 100। और सबसे पहले हम चेक करते हैं इज़ इंटीजर। ठीक है, कि ये x जो है वो इंटीजर है या नहीं। इसी तरह से इस डबल चेक करते हैं क्या ये डबल है या नहीं। ठीक है, और इसी तरह से हम चेक करते हैं इज़ स्ट्रिंग, इज़ स्ट्रिंग चेक करते हैं कि वो स्ट्रिंग है या नहीं। आपको पता है कि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं सारे एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं इज़ नल, कि वो नल है या नहीं। अब बाकी सारी जगहों पे आपको फॉल्स मिलने वाला है, बस एक ही जगह पे आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा, वो ये है पहली वाली जगह, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा, बाकी सारे फॉल्स मिलेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं कंकेटिनेट करवा के ये लिखता इज़ डबल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता इज़ इंटीजर। ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हो ताकि आपको पता लगे कि कौन सी लाइन चली है। ठीक है, इज़ स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इज़ नल। अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होने वाला है, इज़ इंटीजर। क्या, इज़ इंटीजर प्रिंट होने वाला है। सारे ही हो रहे हैं, ये भाई एक्सेप्शन है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम BR प्रिंट करवा लेते हैं ताकि सारे एक दूसरे के नीचे आ जाएं। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करके ऐसे नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, अब पहले वो वाली लाइन है, उसके बाद ये वाली लाइन है, उसके बाद ये वाली लाइन है। ठीक है, अब देखो 1 इज़ इंटीजर, मतलब ट्रू मिल रहा है। किसके लिए ट्रू मिल रहा है? इसके लिए। बाकी सारे प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि हमने इसको इको करवाया है ना। देखो यहाँ पे तो हमें 1 नहीं मिल रहा ना। अगर ये ट्रू होता, अगर ये ट्रू होता तो यहाँ पे 1 मिलता ना। देखो यहाँ पे 1 है ही नहीं, ये तो इको करवाया है, इसलिए इज़ डबल आ रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या करता, देखो अगर मैं ये सब न करवाता, अगर मैं ये सब प्रिंट न करवाता, सपोज करो अगर मैं ये सब प्रिंट न करवाता तो अभी कुछ नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर के लिए ही ट्रू है। अब कुछ नहीं चलेगा, अब सिर्फ फर्स्ट वाला ही चलेगा, 1 इज़ इंटीजर। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे डबल कोटेशन देता तो अब 1 जो है ना इसके पास आता, स्ट्रिंग के पास। किसके पास आता? स्ट्रिंग के पास। इस इंटीजर के पास 1 नहीं आ रहा क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रिंग उसका प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बाकी जो हमने चेक करा है ना इज़ इंटीजर, वो फॉल्स ही है। डबल भी फॉल्स है, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए ये ट्रू है। देखो यहाँ पे 1 दिखा रहा है क्योंकि वो स्ट्रिंग है। अगर सेम तरह से अगर मैं यहाँ पे नल देता
तो अब ये क्या है, अब ये सिर्फ नल है, तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 इज़ नल ऐसे दिखाएगा, बाकी सारे एज इट इज इंटीजर, एज डबल, एज स्ट्रिंग प्रिंट होंगे। 1 सिर्फ इसके पास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नल ही वाला ट्रू है, ठीक है ना। तो देखो 1 इज़ नल, क्लियर। अब यहाँ पे 1 नल नहीं है, 1 का मतलब है ट्रू, क्या है, ट्रू। अब ये ट्रू कहाँ से आ रहा है, ये जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये रिटर्न करता है ट्रू। क्या रिटर्न करता है, ट्रू। अगर ये नल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये नहीं है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये x जो है ये इंटीजर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और फॉल्स के लिए ब्राउज़र पे कुछ नहीं नज़र आता। सेम तरीके से डबल के लिए भी कुछ नहीं आ रहा, स्ट्रिंग के लिए भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे ये 1 दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इज इंटीजर चेक करता है वेदर अ वेरिएबल इज इंटीजर और नॉट, डबल चेक करता है कि वो डबल है या नहीं, और स्ट्रिंग चेक करता है कि वो स्ट्रिंग है या नहीं, ठीक है। और इसी तरह से नल चेक करता है कि कोई वैल्यू नल है या नहीं। क्लियर है, बात यहाँ तक समझ में आई है। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अच्छा चलते हैं आगे, और उसके बाद हम चेक करते हैं कोई वैल्यू न्यूमेरिक है या नहीं। फाइंड्स अ वेरिएबल इज नंबर और न्यूमेरिक स्ट्रिंग। चलो देखते हैं कि इसका क्या फंडा है। एक वेरिएबल बनाओ x, इसके अंदर आप 100 स्टोर करवाओ, और इको के अंदर आप चेक करो इज न्यूमेरिक ये चलता है या नहीं। ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि भाई कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है क्या वो न्यूमेरिक है या नहीं, मतलब उसके अंदर नंबर्स हैं या नहीं, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड तो 1 है कि यहाँ पे 1 मिलेगा क्योंकि अभी तो नंबर हैं। और हम स्ट्रिंग के अंदर अगर 1 देंगे तो क्या वो उसको भी चेक करेगा, मतलब नंबर्स देंगे तो उसको भी चेक करेगा, जी बिल्कुल चेक कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देता कैरेक्टर्स, हेलो देता इस तरह से, तो क्या अब ये हमें रिटर्न करता, अब ये नहीं कर रहा। ये सिर्फ चेक करेगा भले स्ट्रिंग में या विदाउट स्ट्रिंग नंबर है या नहीं। अगर नंबर होंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम दोनों मिक्स करके दें 12 और हेलो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, नहीं, अभी भी ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो सिर्फ प्योर नंबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा सेम तरह से स्ट्रिंग का भी हमने चेक कर लिया है, ठीक है। और एम्प्टी चेक करता है कि कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। अब देखो बात समझना, ठीक है। x इज इक्वल टू सपोज करो 100, x के अंदर मतलब कुछ ना कुछ है ना, 100 है, स्ट्रिंग में है, जो भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी चलाऊँगा, और एम्प्टी चेक करता है कि ये जो वेरिएबल आपने इसके अंदर पास करा है वो खाली है या नहीं, वो खाली है या नहीं। अभी ये खाली है, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 100 स्टोर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है, क्योंकि वो खाली है ही नहीं ना। एम्प्टी तो ये चेक कर रहा है कि खाली है या नहीं, अगर खाली होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्या करता, अब इसके अंदर नल, क्या नल स्टोर करवाता, नल का मतलब कुछ नहीं, खाली है, अब हमें यहाँ पे 1 मिलने वाला है, ठीक है। और अगर इसी तरह से हम स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग अगर हम इसके अंदर स्टोर करवाएं तो भी ये हमें 1 रिटर्न कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो क्या ये 1 रिटर्न करेगा, नहीं रिटर्न करेगा। मतलब स्पेस भी काउंट होता है वैल्यूज़ के अंदर, लेकिन अगर स्पेस ना हो, सिर्फ खाली स्ट्रिंग दे दूँ तो ये क्या करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये भी एम्प्टी काउंट होता है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। और नल भी एम्प्टी काउंट होता है, क्या होता है, नल भी एम्प्टी काउंट होता है। आगे बात समझ में। तो एम्प्टी फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि वेदर अ वेरिएबल इज एम्प्टी और नॉट, खाली है या नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अनसेट बहुत ही अच्छा वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ख़तरनाक। ये क्या करता है, वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर लेता है। क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। देखो इसको हटा दो भाई। अब मैंने यहाँ पे सपोज करो एक वेरिएबल बनाया नेम, क्या बनाया, नेम बनाया, इसके अंदर मैंने स्टोर करवाया हेलो, क्या स्टोर करवाया, हेलो। और अगर मैं इसको इज सेट के थ्रू चेक करूँ क्या हेलो मतलब नेम वाला वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो मुझे ये क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैं क्या करता, इससे पहले अनसेट कर लेता, अगर क्या कर लेता, अनसेट कर लेता, किसको, इस नेम वाले वेरिएबल को। अब ये अनसेट पता है क्या करेगा,
इस नेम वाले वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर लेगा, ख़त्म कर लेगा, जैसे वो बना ही नहीं था। तो अब यहाँ पे इसको ना रेफरेंस मिलेगा, ना वेरिएबल मिलेगा, ना उसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि अब इसे नेम नहीं मिल रहा। अनसेट यूज़ करने से क्या हुआ, अनसेट यूज़ करने से क्या हुआ कि वो जो नेम वाला वेरिएबल था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो ख़त्म हो गया, मेमोरी से गायब हो गया। तो अब इसे मेमोरी पे नेम के नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं मिला। बात समझ में आई? देखो, अगर मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझाऊं तो आपको ऐसे समझ में आएगा। अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, ठीक है, पाए, और इसके अंदर मैं यूज़ करूं 3.14, और अगर मैं बोलूं कि भाई अगर पाए एग्जिस्ट करता है, इस तरह से चेक करूं, आपको पता है ना इस सेट क्या करेगा, इस सेट ये चेक करेगा कि ये जो वेरिएबल है ये एग्जिस्ट करता है और इसके वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू है या नहीं। अब दोनों हैं, अभी एग्जिस्ट भी करता है, वैल्यू भी है। अगर तो ये है, देन हम क्या यूज़ करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाए मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे आर की कोई भी वैल्यू दे देते हैं, सपोज करो 2, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस फाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको इको भी करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे, इको, ठीक है। यहाँ पे सी की वैल्यू ये आ जाएगी। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाए नॉट फाउंड, ठीक है, पाए नॉट फाउंड। तो अभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। देखो, अगर हम देखें तो हमें सर्कमफेरेंस की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि ये कैलकुलेट हो चुका है। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से और समझाऊँ, C इज़ इक्वल टू ऐसे, ठीक है ना, तो ये हमें क्या दिखाएगा, C इज़ इक्वल टू 12.56, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करूँगा तो ये अलग से कैलकुलेशन करके हमें दिखाता जाएगा, ये दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता, इस तरह से अनसेट कर लेता इस पाए को बनाने के बाद अगर मैं अनसेट कर लेता, और अब मैं अगर इफ़ को चलाता, तो आपको पता है कि ये हमें क्या दिखाने वाला है, पाए नॉट फाउंड। बात समझ में आई आपको? देखो, अनसेट करने से पाए को उसने उड़ा दिया, ठीक है ना। अब इसको पाए मिला नहीं, देन हमें यहाँ पे क्या मिला, पाए नॉट फाउंड, पाए मिल ही नहीं रहा उसको, पाए को ख़त्म कर दिया उसने। तो बात आपको समझ में आई कि ये अनसेट वेरिएबल है, ये क्या करता है, अनसेट फंक्शन वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर लेता है, अनसेट कर लेता है, मतलब सेट ही नहीं हुआ है। क्लियर है? सो आई होप कि आपको ये सारे फंक्शन जो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर समझाए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट इसके अंदर है सेट टाइप, गेट टाइप, इस सेट और एम्प्टी और अनसेट। बाकी आई डोंट थिंक सो कि इतने हार्ड हैं या समझने के मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतने, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए हैं। और अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि HTML का कोर्स लॉन्च करें PHP डेवलपर्स के लिए। सो लेट्स सी क्या हम करते हैं, वरना हम इसी के कोर कॉन्सेप्ट्स को और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।